इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। ओके, देखो हमारा जो डेटा टाइप है वो कितने टाइप के होते हैं? एक होता है इंटीजर, फ्लोट होता है, डबल होता है और कैर होता है। तो इंटीजर में सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ सकती है। इंटीजर क्या होते हैं? हमारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं वो फुल नंबर हमारे, डेसिमल वाले नहीं। जो डेसिमल वाले आते हैं वो आते हैं फ्लोट में, ठीक है। पर फ्लोट में क्या होगा? डेसिमल का छोटा नंबर आएगा। अगर हमको डेसिमल वाला ही नंबर चाहिए पर वो बड़ा नंबर है हमारे पास, तो उसको हमको डबल में सेव करवाना पड़ेगा, ठीक है, सेम एज फ्लोट। देखो बट साइज़ क्या है? इसका 2 बाइट है, इसका 4 बाइट है, इसका 8 बाइट है। देखो 4 बाइट और 8 बाइट में साइज़ का डिफरेंस है। काम दोनों सेम ही करते हैं, दोनों में डेसिमल वाली वैल्यू ही आती है, बट इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, बस डबल का, ठीक है। और कैर का 1 बाइट का साइज़ होता है, जो कि एक कैरेक्टर ले सकता है, या तो ए ले लो आप, बी ले लो, सी ले लो। सर ये फ्लोट में मतलब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू ले सकते हैं? कितनी भी, जितनी आपको ले लो। तो फिर डबल भी तो वही कर रहा है। पॉइंट के पहले आपका अगर 1 करोड़ पॉइंट आपका 1 है, तो 1 करोड़ तो बड़ा नंबर है ना, 0.1 तो छोटा है, बट 1 करोड़ तो बड़ा है ना। तो बस वही कि अगर आपको बड़ी वैल्यू सेव करवानी है तो आप डबल में करवा सकते हो, कोई छोटी वैल्यू है आपकी तो फ्लोट में करवा सकते हो, ऐसा, ठीक है। और इंट का वैसे साइज 4 ही हो गया है, मतलब ऐसा फिक्स साइज इसका है नहीं। देखो इसका ना हर आर्किटेक्चर में अलग अलग साइज होता है। जैसे आपके लैपटॉप में कुछ अलग हो सकता है, मेरे लैपटॉप में कुछ अलग हो सकता है, किसी और दूसरे पीसी में कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो साइज रैम पे नहीं, वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। अब आर्किटेक्चर आपको पता नहीं होगा क्या होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आर्किटेक्चर पे वो डिपेंड करता है। आर्किटेक्चर मतलब आपने ऐसा देखा होगा ना 64 बिट और 32 बिट, 32 64 बिट ऐसा कुछ आता है। हाँ बिट सुना था अभी नाम। तो वो आर्किटेक्चर ही होता है, 32 बिट आर्किटेक्चर, 64 बिट आर्किटेक्चर, तो उसमें अलग अलग होता है। 8 बिट वाला, हाँ 1 बाइट में 8 बिट्स होता है। और 1 बिट में कितनी मतलब वैल्यू करवा सकते हैं? 1 बिट में या बाइट में? जैसे सर जो बाइट है वो 1 बाइट में 8 बिट है। हाँ तो बिट मतलब क्या है बाइट का? जैसे बोलूँ तो बिट मतलब छोटा फॉर्म है ना उसका। जैसे अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो 60 सेकंड में 1 मिनट है। हाँ तो वैसे ही वाला चीज़ है कि 1 बाइट में 8 बिट है, वैसी वाली चीज़ ही है। तो 8 बिट को अगर आप मिला दोगे तो वो 1 बाइट बन जाएगा। वैसे अगर 4 बाइट का ये है तो इसमें कितने बिट होंगे? 32। तो इनका साइज़ अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि इंटीजर का साइज़ क्या है, ठीक है, इंट का साइज़ क्या है या फिर फ्लोट का साइज़ क्या है, तो आप एक वैल्यू तो उसको बता सकते हो कि 4 बाइट है या फिर 2 बाइट है, बट आप बोल सकते हो कि ये वेरी करता है आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर। मतलब अगर आर्किटेक्चर इसमें 4 बाइट हो सकता है, दूसरे आर्किटेक्चर में 2 बाइट का भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 4 बाइट होती है, बट ये वेरी कर सकता है, मतलब ये अलग अलग हो सकता है अलग अलग लैपटॉप में या फिर अलग अलग का नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, पर अगर अब नया कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया उसमें हो सकता है 6 बाइट का हो, तो फिक्स नहीं है ऐसा। पर आपको एक वैल्यू तो बतानी पड़ेगी कि ये 2 बाइट का होता है या फिर 4 बाइट का होता है, बट ये वेरी करता है, मतलब अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग होता है ऐसा। वो सारे इंटीजर ही नहीं, सिर्फ फ्लोट भी, डबल भी, कैर भी, ठीक है। हाँ, तो एक ऑपरेटर होता है हमारे पास, साइज ऑफ ऑपरेटर। जैसे प्रिंटफ में हम क्या करते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है नॉर्मली, वैसे ही साइज ऑफ जो कल हमने बात करी थी ना इसकी, साइज ऑफ ऑपरेटर, तो ये वही करता है, हमको साइज बता देता है उसकी, उसका साइज हमारे लैपटॉप में क्या है, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इंट क्लियर है। इंट जो आता है हमारे सारे नंबर आते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 50 हो गया, 1 करोड़ हो गया, बिना डेसिमल के आपका कितना भी बड़ा नंबर हो वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। पर अगर उसमें अगर डेसिमल आ गया तो वो फ्लोट होगा, और अगर डेसिमल में ही बड़ा नंबर है तो वो डबल। देन अगर एक कैरेक्टर है, अगर एक ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर अल्फ़ाबेट से सारे या फिर नंबर भी है, तो नंबर भी अगर ऐसे है कि मैं यहाँ पर अगर इसे लिखूँ कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर अगर मैंने लिखा है 1, यहाँ पर भी ऐसे ये दोनों जो है वो कोट के अंदर होने चाहिए, हाँ तभी ये कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 भी लिख दूँ ना तो ये 1 है पे इंटीजर नहीं है, ये 1 एक कैरेक्टर है, क्योंकि ये कोट के अंदर है। कोट के अंदर क्या आता है? कैरेक्टर आता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर हमारे अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, हमारा ये 1 भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, हमारा @ भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, अगर वो कोट के अंदर है, ठीक है। तो ये सारे हमारे कैरेक्टर होते हैं। अगर ऐसा कुछ है कि
कोट के अंदर लिखा हुआ है स्पेस, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, खाली स्पेस भी एक कैरेक्टर होती है अगर वो डबल कोट के अंदर है तो, ठीक है, सिंगल कोट सॉरी, ठीक है, क्योंकि सी में हमको सिंगल कोट ही बनाना होता है, ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, तो हम कुछ वेरिएबल बनाते हैं, अरे तो हम कुछ वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसी फाइल में कुछ वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल देखो बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो वेरिएबल हमारे मेन फंक्शन के अंदर ही बने, ठीक है, सारा काम जो होगा हमारे मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। तो मेन के अंदर अगर मुझे ऐसा कुछ वेरिएबल बनाना है जिसमें मुझे स्टोर करनी है इंटीजर वैल्यू, मतलब उसमें नंबर ही आएगा, मुझे पता है कि उसमें जो भी आएगा वो नंबर आएगा। जैसे अगर मैं बनाऊँ तो हमको सबसे पहले तो बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है डेटा टाइप क्या होगा उसका, ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि उसमें इंट मतलब सारे नंबर ही आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, उसका डेटा टाइप हमको पता है इंट होगा, तो हमने इंट लिखा। इंट के बाद उस डेटा टाइप का नाम, उस वेरिएबल का नाम, कि हमको नाम क्या रखना है उसका। तो लेट्स सपोज मैं एज बना रहा हूँ, ठीक है, एज। अब मैंने ए वेरिएबल बना दिया। अब सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, हर लाइन जहाँ पर भी जो लाइन हमारी खत्म हो रही है उसके बाद में हमको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो अब ये वाली लाइन हमारी खत्म है, हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम जो है वो एज है, और जो क्या करता है इंटीजर वैल्यू ही लेता है, ठीक है। अभी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी वैल्यू दे सकता हूँ, मैं ऐसे भी दे सकता हूँ क्योंकि एज बन चुका है, तो एज इक्वल टू 10 मैं ऐसे रख सकता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो अब एज की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। लाइन नंबर 6 तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो ऐसा पता है हमको कि वेरिएबल है जो कि इंटीजर वैल्यू लेगा, बस इतना पता है हमको। लाइन नंबर 7 में हमको पता चल गया कि उसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। अब मैं चाहता तो मैं यहाँ पर ऐसे भी दे सकता हूँ, तो सारे अलग अलग तरीके हैं, मैं ऐसे भी दे सकता हूँ यहाँ पर 20 वैल्यू, तो यहाँ पर डायरेक्ट भी दे सकता हूँ ऐसे। तो अब वैल्यू एज की 10 हो जाएगी। देखो इस लाइन तक तो 6 लाइन तक तो 20 है वैल्यू, जैसे ही वो लाइन नंबर 7 पर आएगा उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा, वो 10 कर देगा 20 से, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट लिख देंगे तो एक ही रह जाएगी आगे। वो तो आगे बताऊंगा मैं कांस्टेंट का। कांस्टेंट दो तरीके से बना सकते हैं, या तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लिख दूँ या फिर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ, तो दो तरीके हैं उसके। देखो अभी हमको लेट्स सपोज एज को भी प्रिंट करवाना है, जैसे अभी अगर मैं नॉर्मली इसको रन करूँगा तो कुछ नहीं होगा, हेलो वर्ड प्रिंट होगा, हेलो वर्ड 2 3, है ना, क्योंकि हमने मतलब एज बनाया तो है बट उसको प्रिंट थोड़ी करवाया, हमको वही चीज़ें दिखती है जो हमने प्रिंट करवाई है, ठीक है। तो अभी अगर मुझे देखना है, मैं 2 और 3 हटा रहा हूँ, वो तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर मुझे हेलो वर्ड के बाद ए की वैल्यू शो करवानी है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हेलो वर्ड के बाद वो वैल्यू आनी चाहिए, ए की जो भी वैल्यू है, तो ए क्या है, इंटीजर है, मतलब एज, ए बोल रहा हूँ मैं बार बार, एज जो है वो इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो हमारा होता है, देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का जो होता है वो %d होता है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के अलग अलग होते हैं, हमको ज़्यादा याद नहीं करने, हमको सिर्फ 4 याद करने हैं, 4 भी नहीं सिर्फ 3 ही याद करने हैं अभी के लिए। तो अभी के लिए हमारा काम हो जाएगा 3 में, %d इंटीजर में, कैर के लिए %c और फ्लोट के लिए %f, बस इतने में हमारा अभी के लिए काम हो जाएगा, फिर बाद में हम देख लेंगे, है ना। तो बस देखो इंट का ही अलग है, इंट आई से स्टार्ट हो रहा है बट उसका %d है, बाकी तो सेम ही है। अगर सी से कैर स्टार्ट हो रहा है तो उसका c है, f से फ्लोट स्टार्ट हो रहा है तो उसका f है, बाकी बस इसका %d हमको याद रखना है, बाकी तो हमको बताइए, ठीक है। तो अब जहाँ पर भी मुझे एज शो करवाना है, मतलब एज क्या इंटीजर है, तो जहाँ पर भी उसको शो करवाना है वहाँ पर मुझे उसका स्पेसिफायर लगाना होगा। स्पेसिफायर क्या होता है इसका, %d, तो हम यहाँ पर लगा देंगे %d, ठीक है। अब जो हमको वेरिएबल जो हमने बनाया, जो ये डबल कोट है, जो प्रिंटफ के ये डबल कोट है ना, ये एक डबल कोट है, ये एक डबल कोट है ना, जो ऊपर वाले जो 2 डंडे होते हैं उनको डबल कोट बोलते हैं। तो डबल कोट के अंदर कभी भी हम वेरिएबल नहीं लिख सकते, ठीक है। अब एज क्या है, हमारा वेरिएबल है, तो हमको इस %d पर क्या शो करवाना है, एज, पर अभी तक हमने ऐसा कुछ बताया नहीं कि %d पर क्या शो होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको कैसे समझ में आएगा कि %d, हमने सिर्फ %d लिखा है, तो वो थोड़ी उसको इतना दिमाग लगा लेगा कि यहाँ पर हाँ ठीक है मैं एज शो करवा देता हूँ, प्रिंट हो क्या आएगा, नहीं, यहाँ पर आएगी कुछ तो भी वैल्यू आ जाएगी, गार्बेज वैल्यू, मतलब उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो कुछ एक गार्बेज वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू किसी को नहीं पता क्या है, ये कुछ भी एक वैल्यू आ गई है बस रैंडमली, ठीक है। तो अभी हमको एज को अगर शो करवाना है तो डबल कोट के अंदर तो हम एज नहीं लिख सकते, है ना, उसके बाहर ही हमको लिखना पड़ेगा। तो बाहर हमको कॉमा लगाना है, ठीक है, उसके ब्रैकेट के अंदर ही, ब्रैकेट के बाहर नहीं निकलना है, कॉमा लगाना है, देन उसके बाद हमको लिखना है एज। तो अब जो %d था वहाँ पर हमने बता दिया कि एज को शो कर दो, क्योंकि अब हमने एज लिख दिया वहाँ पे,
तो इसका मतलब है कि जहाँ पर भी परसेंट डी है वहाँ पर एज की वैल्यू जाने वाली है, जो भी एज की वैल्यू है। तो अब देखो, अगर अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मैं 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। एज की वैल्यू 10 है। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूँ, कमेंट का मतलब क्या होता है कि वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, है ना। तो ए की वैल्यू 20 ही रहेगी। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो 20 आना चाहिए, देखो 20 आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे ही अगर मुझे फ्लोट वाला वेरिएबल बनाना, तो फ्लोट के लिए मुझे फ्लोट लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो अब वेरिएबल का नाम, कि हमको नाम क्या देना है, तो हम दे देते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में लिख रहा हूँ, या फिर मार्क्स लिख देते हैं, इक्वल टू 9.5 आउट ऑफ 10 किसी को 9.5 मार्क्स आए, ठीक है। तो मार्क्स तो डेसिमल में हो सकते हैं, है ना, इसलिए हमने क्या बनाया, फ्लोट बनाया। अब यहाँ पर इंट नहीं लिख सकते, ठीक है, एरर आ जाएगा। जैसे मैं इंट लिखूँगा, अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो मुझे एरर मिल जाएगा, या फिर मैं इसको रन ही कर दूँ तो भी मिल जाना चाहिए वैसे तो एरर। ओके, अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं करा इसलिए कोई एरर हमको मिला नहीं है। अगर मैं उसको यूज़ करूँ, देखो यहाँ पर मैं एक और प्रिंटफ लिख रहा हूँ, ठीक है, एक और प्रिंटफ लिखते हैं। प्रिंटफ क्या करता है, एक फंक्शन है, तो हमको पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। उसके बाद डबल कोट के अंदर देखो, अब जो स्पेसिफायर है, स्पेसिफायर क्या है हमारा, %d, %f, %c। तो जो भी स्पेसिफायर है ना, वो कभी भी डबल कोट के बाहर नहीं आएगा, वो हमेशा डबल कोट के अंदर ही आएगा, ठीक है। उसको कभी भी डबल कोट के बाहर नहीं लिख सकते हम लोग, ये रूल है। और जो हमारा वेरिएबल है उसको कभी भी डबल कोट के अंदर नहीं लिख सकते, उसको हमेशा बाहर लिखना है। जैसे एज को हमने लिखा है बाहर डबल कोट के, और %d को हमने लिखा है अंदर, ठीक है। तो ये रूल है, तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, %f लगाते हैं, क्योंकि फ्लोट, अच्छा हमने इंट ही बनाया ना, तो %d लगाते हैं, कॉमा लगा के। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मार्क्स, तो अब %d पर क्या शो होना चाहिए, मार्क्स, ओके, सेमीकोलन। अभी देखो ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा। देखो अगर मैं प्रिंट करूँ तो देखो 9 आई है वैल्यू, क्योंकि अब इंटीजर क्या होता है, सिर्फ डेसिमल वाली वैल्यू तो होती नहीं है। इंटीजर जो होता है वो पूरा एक नंबर होता है, तो उसने 9 ले लिया है। अगर मैं फ्लोट करता तो मुझे दोनों वैल्यू मिलती, मतलब पूरी वैल्यू मिलती, ठीक है। तो इंटीजर उसने सिर्फ 9 ले लिया। उसके बाद ठीक है, अभी देखो ये 20 के जस्ट बाद 9 आ रहा है ना। अगर मुझे इसको नीचे वाली लाइन में शो करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, \n, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा। अब \n और ये सारी जो चीज़ें हैं बैकस्लैश वाली, वो भी आती है हमेशा डबल कोट के अंदर, ठीक है। उसको भी डबल कोट के बाहर हमेशा नहीं लिख सकते। तो \n, इससे होगा क्या कि लाइन चेंज हो जाएगी। देखो अब जो 9 आ रहा है वो नीचे वाली लाइन में आ रहा है, उसके जस्ट आगे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमको ना हर प्रिंटफ में \n तो लगा ही देना चाहिए, है ना। तो हमारा ही काम उससे आसान होता है। तो यहाँ पर भी हम \n लगा ही देते हैं, क्योंकि होगा क्या कि अगर इसके नीचे में एक और प्रिंटफ लिख दूँगा तो फिर वो सेम लाइन में आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पर फिर बाद में आके लगाना पड़ेगा। इससे पहले अच्छा है ना कि मैं खुद ही लगा दूँ पहले से, ठीक है। तो हर प्रिंटफ में हम ये लगा देंगे। इसके बाद ठीक है, अभी 9 आ रही है। अगर मैं इसको फ्लोट बनाता देखो तो मुझे पूरी वैल्यू मिलती, फ्लोट मार्क्स 9.5, और यहाँ पर %f लगाना पड़ेगा, %f देखो 000। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आ रही है, 6 वैल्यूज आ रही है। अगर मुझे इसको पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए या फिर 1 वैल्यू चाहिए, तो मुझे करना क्या होगा, जहाँ पर हमने %f लगाया वहाँ पर हम लिख देंगे 0.1। तो 0.1 लिखा है, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 1 वैल्यू आएगी। तो इसको अगर मैं अब रन करूँ तो देखो 0.5 आ रहा है। अगर मुझे 50 चाहिए, मुझे 2 वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 की जगह पर क्या लिख दूंगा, 2। देखो 50 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 0 ना भी लिखूँ तो 0.2 भी अगर लिखता हूँ तो बात वही है ना, पॉइंट के पहले 0 ही होता है। तो देखो वही आएगा, है ना, 50। तो अभी के लिए हम 1 ही कर देते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ 5 है, तो 1 कर देते हैं। तो इतना क्लियर है, इसमें कुछ भी डाउट? ओके, देखो अब हम बनाते हैं कैरेक्टर वाला, है ना, कैर बनाते हैं। तो कैर सबसे पहले हमको डेटा टाइप लिखना होता है, तो डेटा टाइप हमारा कैर है। उसके बाद उसका नाम, उस वेरिएबल का नाम क्या हमको रखना है ना। तो हम नाम रखते हैं फेव कैरेक्टर। फेव कैर में रख रहा हूँ फेवरेट कैरेक्टर, मतलब अपना फेवरेट कैरेक्टर है कुछ भी, क्योंकि नेम रखूँगा तो पूरा नेम तो मैं दे नहीं सकता हूँ, मैं एक कैरेक्टर दे सकता हूँ ना सिर्फ।
इसलिए मैंने फेवरेट केयर रख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसे सेमीकोलन लगा दिया मतलब उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है अभी तक, वो बन चुका है एक वेरिएबल, और वो स्टोर क्या करेगा, एक कैरेक्टर ही स्टोर करेगा, ये फिक्स है कि वो कैरेक्टर ही स्टोर करेगा, बट अभी तक उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लगाकर उसकी वैल्यू दे सकता हूँ ऐसे ए, और वो भी सिंगल कोट के अंदर ही हमेशा, मैं डायरेक्ट ए नहीं लिख सकता, ऐसे ए नहीं लिख सकता हूँ मैं। अब ये ए क्या है, ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो मैंने ए नाम का कुछ बनाया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर दे भी नहीं सकता हूँ, एरर आ गया। तो यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर मैं लिख सकता हूँ, या फिर सिंगल कोट के अंदर मैं 1 भी लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट 1 भी नहीं लिख सकता, ऐसे 1 भी नहीं लिख सकता मैं डायरेक्ट, ठीक, क्योंकि ये तो एक इंटीजर है ना, इसलिए। तो देखो अभी वो कुछ एरर नहीं आ रहा है हमको, है ना, तो इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या होता है ना, क्योंकि अभी तो कुछ एरर आ नहीं रहा है कहीं पर भी। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो प्रिंटफ का अगर कुछ भी करवाना है तो प्रिंटफ लिखना ही है, ठीक है, प्रिंटफ, देन प्रिंटफ के कोट लगाने के बाद डबल कोट, ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद डबल कोट, डबल कोट के अंदर हमको क्या शो करवाना है, कैर, तो %c आएगा, स्पेसिफायर %c, फिर कॉमा, देखना हमेशा यहाँ पर कॉमा आएगा, आप कॉमा नहीं लगाओगे तो एरर आएगा, ठीक है। तो डबल कोट जहाँ पर एंड हो रहा है हमारा वहाँ पर कॉमा, कॉमा के बाद हमारी वैल्यू जो भी हमको लिखनी है, जो भी हमको नेम प्रिंट करना है। तो अभी हमारा नेम क्या है कैरेक्टर का, फेव कैर हमने लिख दिया, तो यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन, और एक बैकस्लैश n भी लगा ही देते हैं, है ना, उससे क्या होता है, लाइन चेंज होती है हमारी। ओके, तो अब देखते हैं इस %c पर आता क्या है। देखो एक इमोजी आ रही है, स्माइली आ रही है ना, तो ये जो 1 जो नंबर है वो कैरेक्टर के अंदर एक स्माइली होता है, ऐसा आ रहा है। अगर मैं 2 लिखो तो क्या आ रहा है, 2 पर वो, हाँ 3 पर फिर चेंज हो गया, है ना। तो अगर हमको ऐसे कुछ आइकन्स प्रिंट करवाने तो हम ऐसे नंबर रख सकते हैं, बाकी हमको रखना ऐसे ही है। अगर मुझे 1 चाहिए वहाँ पर, तो मुझे ये 1 रखना पड़ेगा। वो 1 एक नंबर नहीं है, वो एक टेक्स्ट है सिर्फ नॉर्मली, ठीक है। देखो 1 प्रिंट हो गया, बट ये 1 सिर्फ एक टेक्स्ट है। कैरेक्टर में वेरिएबल का नंबर सिंगल नंबर से ले सकते हैं, कैसे? कि 1 ले लिया कैरेक्टर में, हाँ 1 ये नहीं ले सकते ना वेरिएबल, वेरिएबल में नहीं ले सकते ना, कैर में नहीं ले सकते हम लोग। मतलब कैसे? फेवरेट कैरेक्टर लिया है वेरिएबल हाँ, बनाओ तो कुछ जैसे कि सिर्फ सिंगल नंबर लिख दिया हाँ तो वो नहीं ले सकते, वो तो मैं बताने वाला हूँ आगे। ये चीज़ जो है वैलिड और इनवैलिड डिक्लेरेशन, ये तो मैं बताने वाला सर सारा मेंशन कर देते क्या? हूँ। ये वाली पेज का नहीं करा। इसमें 2 स्टूडेंट थे कल, तो एक तो आज आया नहीं है। क्या नाम है? नाम तो नहीं पता, आपको पता है नाम? आपसे बात ऑफिस में की होगी कल तो मैंने यहाँ पर मिला है वैसे। हॉस्पिटल से। अटेंडेंस लगा देते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? पीयूष पीयूष सोनी। सोनी। क्या नाम है आपका? ओके, तो आप कल आए थे और आज आए थे ना?
ठीक है। तो हमने क्या करा कि 3 वेरिएबल हमने बनाए, ठीक है। हमने एक इंट वाला वेरिएबल बनाया, एक फ्लोट वाला वेरिएबल बनाया और एक कैर वाला वेरिएबल बनाया, और तीनों को हमने प्रिंट भी करवा लिया, ठीक है। पर अगर एक ही प्रिंटफ में मुझे तीनों प्रिंट करवाने हैं तो वो कैसे करवाऊंगा, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो एक प्रिंटफ मैंने लिखा और इसी प्रिंटफ में मुझे तीनों प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम हमको पता है एज लिख देता हूँ, तो एज इज़। अब ये जो मैंने एज लिखा है और वो जो एज है, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये एज एक वेरिएबल है और ये एज एक टेक्स्ट है, नॉर्मली टेक्स्ट, जो भी हम जैसे हमने हेलो वर्ड लिखा था वैसे एक ही एज है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ऐसा प्रिंट हो जाएगा वैसा का वैसा, ठीक है। ये एक टेक्स्ट ही है सिर्फ, इसका और उसका कोई रिलेशन नहीं। अब यहाँ पर मैंने, अब एज हमारा क्या इंटीजर है, तो स्पेसिफायर क्या आएगा, %d, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लगाना है कॉमा, मतलब मुझे ऐसे शो करवाना है कॉमा, है ना। ये कॉमा का सी में कुछ मतलब नहीं, ये तो सिर्फ एक टेक्स्ट है, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे प्रिंट करवाना है मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स इज, यहाँ पर अब स्पेसिफायर क्या आएगा, %f, फिर से कॉमा और फैव कैर इज, यहाँ पर क्या आएगा, %c। अब देखो इतना स्पेसिफायर तो हमने लगा दिया, बट %d पर क्या आना चाहिए, %f पर क्या आना चाहिए, c पर क्या आना चाहिए, हमने बताया नहीं अभी तक। तो अब इस डबल कोट के हम बाहर निकलेंगे, कॉमा लगाएंगे, अब यहाँ पर हम बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर हमारा क्या है, %d, तो सबसे इधर जो फर्स्ट हम लिखेंगे वो %d वाली चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो %d पर क्या एज आएगा, फिर कॉमा, फिर सेकंड %f पर क्या आना चाहिए, मार्क्स, फिर कॉमा, फिर थर्ड वाले पर क्या आना चाहिए, फैव कैर। तो ये कॉमा लगाना ही पड़ेगा डबल कोट के बाद, तो एक तो लगाना ही पड़ेगा। एक तो अगर नॉर्मली एक करना है तो एक तो लगाना ही पड़ेगा आपको, अगर मल्टीपल है तो फिर कॉमा लगा के आप दे सकते हो। ज़्यादा वेरिएबल है तो कॉमा लगेगा। हाँ, ज़्यादा वेरिएबल है क्योंकि एज और मार्क्स दोनों साथ में कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग कुछ है, ठीक है। तो साथ में आप नहीं लिख सकते उसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इतना। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा, देखो सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। एंड में देखो एज इज़ 20, मार्क्स इज़ 9.5, अभी हमने यहाँ पर 0.1 नहीं लगाया, और फैव कैरेक्टर इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 0.1, ठीक है। तो हमारी तीनों चीज़ें आ गई हैं। तो ये जो है ना, ये एज इज़, ये एक टेक्स्ट है नॉर्मली, मार्क्स इज़, ये भी एक टेक्स्ट है, और फैव कैरेक्टर इज़, ये भी एक टेक्स्ट है। ये तो हम जो हम यहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर ही आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 लिख दूँ तो ऐसा कैसा ही प्रिंट हो जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। देखो तो वही हाँ, ये सिर्फ टेक्स्ट है। तो डबल कोट के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो हम जैसा लिखेंगे वैसा आ जाएगा। बस चेंजेस कहाँ पर होंगे, जहाँ पर हमने %d लिख दिया, %f लिख दिया, %c लिख दिया, या फिर \n लिख दिया, या फिर मतलब वो जो सी में जो चीज़ें होती है वो अगर आपने लिखी है तो वो चलेगा। बट आपने अगर नॉर्मली कुछ भी टेक्स्ट लिखा है तो वो एज ए टेक्स्ट ही आएगा, ठीक है। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, जो कि डबल कोट के अंदर होता है। डबल कोट के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। ये पूरी एक स्ट्रिंग है हमारी। इतना क्लियर है, कुछ भी डाउट अभी तक? तो वेरिएबल बनाना हमको आ गया कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। अब इंटीजर टाइप की मुझे एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाना है, अभी तो एक ही बनाना था तो मैंने वहीं पर बना दिया, वहीं पर वैल्यू भी दे दी। बट अगर मुझे एक से ज़्यादा बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं इंटीजर, सबसे पहले डेटा टाइप है ना, कि डेटा टाइप क्या होगा। अब मुझे ए बनाना है, मुझे बी बनाना है, सी बनाना है, ABC बनाना है सर, ठीक है। तो अब ये 3 वेरिएबल बन गए, तीनों का नाम क्या है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। तो ये 3 वेरिएबल किस टाइप के, इंटीजर। तो इसमें इंटीजर ही मैं सेव कर सकता हूँ, इसमें मैं फ्लोट नहीं रख सकता, इसमें मैं कैर नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं वैल्यू ऐसे अलग ला के भी दे सकता हूँ, A = 1, फिर B = 2, सेमीकोलन आएगा एंड में, ठीक है, और C = 3। तो ऐसे भी मैं वैल्यू दे सकता हूँ, तीनों की वैल्यू इंटीजर है तो ये काम करेगा, वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मली करता है। या फिर मैं एक तरीका और क्या था कि मैं ऐसे ना लिखते हुए मैं क्या कर दूँ, मैं यहीं पर = करके 1 कर दूँ,
फिर कॉमा लगा के इक्वल टू करके 2 लिख दूँ, फिर इक्वल टू करके 3 लिख दूँ। तो ये भी एक सही तरीका है, ठीक है। बार बार हमको इंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है कि सारे इंटीजर टाइप के हैं, तो बार बार हमको इंट लिखने की जरूरत नहीं। या फिर हम एक और तरीका क्या था हमारे पास कि यहाँ पर कॉमा ना लगाता, मैं सेमीकोलन लगाता और यहाँ पर इंट लिख कर भी लिखता, है ना। या फिर यहाँ पर भी मैं कॉमा नहीं लगाता, सेमीकोलन लगा के यहाँ पर भी इंट लिख कर सी लिखता। तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हम वो भी कर सकते हैं, हम सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमको बनना है। तो वो वाला भी मैं एक्चुअली ना यहाँ पर लिख ही देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं करता हूँ कमेंट यहाँ पर ठीक है। तो आपको तीनों यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो कि हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका जो था हमारा कि हमने क्या करा, सिर्फ उसको डिफाइन कर दिया कि ए इंटीजर है, बी इंटीजर है और सी इंटीजर है। उसकी वैल्यू हमने यहाँ तक दी नहीं है, वैल्यू हम कहाँ दे रहे हैं, नीचे दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो तीनों तरीके वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, ठीक है। एज को हम ऊपर ही ले आते हैं। देखो मैं इसको ऊपर नीचे कैसे कर रहा हूँ, एक लाइन को, तो उस लाइन पे कर्सर होना चाहिए हमारा, मतलब जैसे अभी इस लाइन पर है, इस लाइन पर कर्सर आया, ठीक है। उसके बाद अल्ट प्रेस करके रखना है और अप डाउन एरो से मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ उसको, जहाँ भी मुझे ले जाना है। तो मैं एज वाला था तो मैं एज के नीचे ही ले जा रहा हूँ उसको, ठीक है। इतना क्लियर। इसके बाद हमारा जो सिलेबस है, देखो वैलिड डिक्लेरेशन और इनवैलिड डिक्लेरेशन हम देख रहे थे। तो वैलिड डिक्लेरेशन क्या है, हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन, कि एक नेम देना होता है हमको मेमोरी लोकेशन को, कि अगर मुझे 10 वैल्यू रखनी है कहीं पर, तो मुझे एक नाम देना होगा उसको कि वो रैम में क्या नाम होगा उसका। तो नाम हमने एज दिया जैसे, है ना, तो वो एक वैल्यू लोकेशन का नाम है। अभी अगर डिक्लेयर बाय राइटिंग, जैसे हमको डिक्लेयर करना है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप, तो ये जो टाइप लिखा हुआ है ना, मतलब डेटा टाइप ही है, ठीक है। सबसे पहले डेटा टाइप, देन उस वेरिएबल का नाम, देन आप सेमीकोलन लगा दोगे तो वेरिएबल आपका डिफाइन हो जाएगा कि एक ये वेरिएबल नेम नाम का एक आपका वेरिएबल है। जैसे हमने यहाँ पर करा था, यहाँ पर जैसे हमने करा था इस वाली लाइन में, कि हमने क्या करा था कि एक ए बना दिया, देन उसकी वैल्यू नहीं दी है, तो ए बन चुका है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, बट उसकी वैल्यू नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इनिशियलाइज भी कर दें उसको और डिक्लेयर भी कर दें। तो डिक्लेयर कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और इनिशियलाइज भी कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू भी दे दी। तो ये वो वाला है नीचे वाला एग्जांपल, कि सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, ये आपका डेटा टाइप है, फिर वेरिएबल का नाम, देन इक्वल टू को डाल के उसकी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो ये वही है, सबसे पहले टाइप, देन वेरिएबल का नाम, देन इक्वल टू लगा के उसकी वैल्यू दे सकते हो आप, ठीक है। फिर एंड में सेमीकोलन, ठीक है। देन वैलिड और इनवैलिड नेम में कैसे दे सकता हूँ, तो एक वेरिएबल के नाम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो अल्फ़ाबेट आ सकते हैं आपके सारे, आपके डिजिट्स आ सकते हैं, मतलब नंबर आ सकते हैं, और अंडरस्कोर आ सकता है। इन 3 चीज़ के अलावा कुछ नहीं आ सकता। आप @ वगैरह नहीं लगा सकते उसके नाम में, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया @, तो ये गलत है, मैं ये नहीं रख सकता। देखो ये रहा है ना, तो ये नाम गलत है। मैं एज, मतलब ये क्या हो गया, अल्फ़ाबेट्स हो गए, AGE अल्फ़ाबेट्स हो गए। मैं यहाँ पर ऐसे 1 2 भी रख सकता हूँ और मैं अंडरस्कोर भी रख सकता हूँ। ये 3 चीज़ें आ सकती है एक नाम में, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। बट कभी भी वो जो नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं 1 2 से स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं ऐसे नहीं रख सकता नाम, वो पीछे आ सकता है, वो बीच में आ सकता है, वो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। नंबर कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये एक गलत नाम है। अगर अंडरस्कोर से मुझे स्टार्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ, अंडरस्कोर 1 2 रखना है मैं रख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता कभी भी, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं ऐसा रख सकता हूँ कि एज अंडरस्कोर 1 2, ये वैलिड नाम है, ठीक है। यहाँ पर और भी अंडरस्कोर्स लगा दूँ तो वो भी एक वैलिड नाम है, ठीक है। पर मैं नंबर से कभी स्टार्ट नहीं कर सकता। और एक वेरिएबल के नाम में क्या क्या आ सकता है, अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। ये भी हमने देख लिया कि कभी भी वो नाम जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, है ना। इसके बाद कांट स्टार्ट विद डिजिट, ठीक है, हमने ये भी देख लिया, डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। और कभी भी उसमें स्पेसेस नहीं हो सकती है। देखो अब मैं यहाँ पर स्पेस देकर 1 2 लिखूँ तो ये मैं नहीं लिख सकता, ऐसा नाम नहीं हो सकता कभी भी उसका।
बीच में स्पेस नहीं हो सकती। अगर मैं एज 1 2 लिख रहा हूँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बीच में मैं एक स्पेस नहीं दे सकता, ठीक है, ये इनवैलिड नेम है। उसके बाद रिजर्व्ड कीवर्ड का मैं नाम नहीं रख सकता, जैसे रिजर्व्ड कीवर्ड क्या है, मेन एक कुछ होता है सी में, इंक्लूड कुछ होता है सी में, तो मैं इंक्लूड नाम नहीं रख सकता यहाँ पर, इसका इस वेरिएबल का नाम इंक्लूड नहीं रख सकता मैं, ठीक है। उसके बाद कुछ वैलिड नेम के एग्जांपल है, जैसे इंट दीपक आप रखोगे कि वैलिड नेम है, कोई एरर नहीं आएगा। फ्लोट दीपक 1 2 3 बाद में रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्कोर दीपक 3 4 रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो। इनवैलिड कैसे हो जाएगा, आपने डॉलर लिख दिया तो इनवैलिड हो जाएगा, आपने 77 मतलब डिजिट से स्टार्ट कर दिया तो इनवैलिड हो जाएगा, आपने एक रिजर्व्ड कीवर्ड का नाम लिख दिया, लॉन्ग जो है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है सी में, तो आपने लॉन्ग लिख दिया तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद अभी हमारा ये भी क्लियर है, हाँ इंट फ्लोट डबल कैर, ठीक है, डबल कैर बस फ्लोट का बड़ा वाला वर्जन है। ये जो है एरे वगैरह हम तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं नीचे, ठीक है। तो अभी हम आएंगे ऑपरेटर पे। ऑपरेटर कल से स्टार्ट करें, है ना, पूरा एक बड़ा टॉपिक है, तो कल में वो स्टार्ट भी होगा, कल ही एंड हो जाएगा। अभी आधा पढ़ेंगे फिर आधा कल पढ़ेंगे, तो वो फिर मजे नहीं आएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, फिर ऑपरेटर जो है कल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।